हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2 पॉइंट सॉरी लक्ष्य नीट बैच में। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं? हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? कमेंट चला दीजिए भैया, चला दीजिए कमेंट, चला दीजिए ना कमेंट। हेलो हेलो, कमेंट चला दीजिए। अरे क्या हो गया भाई, चला तो दीजिए कमेंट। कमेंट क्यों नहीं चला रहे हो सर? सर मैं बैच एक्सेस के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है 4 बजे का, मेरे को बैच एक्सेस नहीं मिला है सर। अरे यार, तो मेरा नंबर डालो। नंबर ये वाला ही। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? कह रहे हमारे स्कैम हो गया सर चैप्टर में। यस, लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा दो तीन टॉपिक छोटा छोटा बचा हुआ है, वो कंप्लीट करा के ही आगे चलेंगे, चिंता मत करिए। वो हम कंप्लीट करा के आगे चलेंगे, ठीक है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? चलिए तो शुरू करते, चला दो ना यार, क्या कर रहे हो? आ, अब क्या ये पॉलिसी, सो जाते हैं यार ये लोग। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो आज ये एटम का लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन इस एटम के लेक्चर नंबर 1 में बेटा आपको सिर्फ हम लास्ट लेक्चर का होमवर्क ही डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट लेक्चर के होमवर्क डिस्कस करने के बाद मैटर वेव के और भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो आज का जो हमारा गोल है, टुडेज गोल जरा समझिएगा। आज का जो हमारा गोल है, होमवर्क एंड कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इन तीनों में से कौन सा पढ़ चुके हो आप केमिस्ट्री में? जल्दी बताना। तीनों पढ़ चुके हो या सिर्फ एक पढ़ा है? एक पढ़ा होगा तो हाइजेनबर्ग ही पढ़ा होगा, मुझे पता है। अनसर्टेनिटी, ये तीनों चीज आपको पहले कराएंगे, ठीक है? होमवर्क भी डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद हम लोग एटम की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम लोग एटम की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम लोग एटम की तरफ चलेंगे। समझ गए क्या? हाइजेनबर्ग पढ़े हो? ठीक है, हाइजेनबर्ग पढ़े हो।
चलो मैं भी थोड़ा हाइजेनबर्ग पढ़ा दूंगा आपको, कोई रिवीजन हो जाएगा। और ये छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक है, बट मैं अगर आपको बताऊं तो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस टॉपिक से। नॉट मच इंपॉर्टेंट, नॉट मच इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मच नॉट इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं, लेकिन टॉपिक छोड़ते नहीं है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, इजी इजी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से दो सवाल है जो आते हैं, ये दो चैप्टर से, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक डिब्रोगली वेवलेंथ, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिब्रोगली वेवलेंथ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सवाल नीट 2026 में जरूर होगा एंड डिब्रोगली वेवलेंथ का एक सवाल नीट 2026 में जरूर होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, नीट 2026 100% इन दोनों टॉपिक से एक सवाल तो होगा ही, और 99% दो सवाल हो सकते हैं। मतलब एक आध % ही ऐसा ऊपर नीचे हो गया कि एक सवाल आ गया। मैं क्या कह रहा हूं, 100% एक क्वेश्चन होगा, 100% एक क्वेश्चन होगा। एक आध % कहीं अनहोनी हो गई तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि दो क्वेश्चन तो होगा ही होगा, और दोनों क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, इसी टॉपिक से आएंगे। ये वीडियो मैं तुमको दिखा दूंगा नीट 2000 पेपर वाले दिन, एकदम बढ़िया, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। नीट 2026 में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है इन दोनों टॉपिक से एक, और 99% प्रोबेबिलिटी है कि दो क्वेश्चन आ जाए। तो तुम कितना मानोगे, दो क्वेश्चन आएगा कि एक? दो ही हुआ ना भाई। अरे यार रुको जो, रुक जाओ, इसको बोलना जरूरी है थोड़ा, तुम गिर गया अंदर। तुम कितना मानोगे जल्दी बताओ रे, तुम कितना क्वेश्चन मानोगे, तुम कितना क्वेश्चन मानोगे, दो कि एक? भाई 1% प्रोबेबिलिटी तो ऐसे इग्नोर कर दो ना उसको, तुम कितना मानोगे, दो? क्या इन दोनों पे तुम्हारी पूरी तैयारी हो गई? बोलो, तुम्हारी पूरी तैयारी है? तीन तो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा रे। अबे दो टॉपिक से तीन सवाल कौन पूछता है यार? तुम्हारी 100% पूरी तैयारी है कि नहीं, पीएचडी है कि नहीं इस पे? हाँ सर, हमारी 100% एंड पूरी पीएचडी हमारी इस पर है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है भाई, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले दो तीन छोटे छोटे डिब्रोगली में चीजें बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो तीन बता देता हूं। पहली बात, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, जल्दी इसको नोट्स में लिखना है, इसको नोट्स में लिखना है। ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज एट रेस्ट, breaks into two part of ratio 2:3, then find ratio of their de Broglie wavelength, ratio of their de Broglie wavelength, इसको नोट्स में लिखना है। सर क्या सवाल कह रहा है? सवाल कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट रेस्ट, ब्रेक्स मतलब टूट गया। वो काइनेमेटिक्स में आपने, सॉरी काइनेमेटिक्स कह रहा हूं, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ब्रेक्स इनटू टू पार्ट ऑफ रेशियो 2:3, ऑफ रेशियो मतलब मास का रेशियो 2:3, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर de Broglie wavelength, de Broglie wavelength का रेशियो बताइए क्या होगा। सर ये कहना क्या चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, वो रेस्ट में है, उसकी मोमेंटम जीरो है, इनिशियली उसकी मोमेंटम जीरो है, अचानक से वो दो हिस्से में टूट गया, m1 इंटू m2 मास का, उन दोनों की वेलोसिटी कुछ v1 और v2 होगी, ये ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने के बाद इनके मासेस का रेशियो दिया हुआ है 2:3, देन फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie wavelength। मान लो इसका de Broglie wavelength λ2 है और इसका de Broglie wavelength λ1 है, तो λ1/λ2 आपसे पूछा है। चलिए बताइए क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, √3/2, 27/8, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे जवाब दे रहे हो बेटा? बताओ
कैसे कैसे जवाब दे रहे हो बेटा। चलो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले कोई भी चीज अगर रेस्ट में तो उसका मोमेंटम जीरो। अब ब्रेक कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बोलो जीरो, फाइनल मोमेंटम ये तो कुछ ही P1 से जाएगा, ये P1 वेक्टर प्लस दूसरे का मोमेंटम P2 वेक्टर बराबर जीरो। क्या P1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ P2 वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दोनों का सेम होगा। तभी तो जितना मोमेंटम एक लेके आगे जा रहा है उतनी मोमेंटम से दूसरा पीछे आएगा, तभी तो नेट जीरो बन पाएगा। जब भी कोई चीज ब्रेक करता है तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम, मोमेंटम सेम और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है तो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p। अगर P तुम्हारा सेम है तो लेमडा भी सेम ही रहेगा, उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, तो लेमडा 1:2 लेमडा 2 1:1। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। पहले ही सवाल बहुत धुआंधार तरीके से खेल गए आप। √2/3 कौन है बे लगा पड़ा √2/3। देखो तुम ऐसे सही कर रहे हो, तुम पता नहीं मास से पहले मोमेंटम कंजर्व करके मास से वेलोसिटी निकाला, फिर वेलोसिटी को लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv में पुट किया होगा, तो बात बराबर ही आ जाएगा, मोमेंटम सेम रहेगा। क्लियर 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 क्लियर, समझ में आया। मोमेंटम कंजर्व क्यों रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जितनी मोमेंटम से ये आगे जाएगा उतनी मोमेंटम से पीछे जाएगा, तो तुम मोमेंटम को बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा। मोमेंटम को बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, अच्छे से इस बात का फील आया। हाँ सर, अच्छे से इस बात का फील आया और समझ में भी हमें आया, अच्छे से इस बात का फील आया और समझ में भी आया। नेक्स्ट देखो, डिब्रॉगली, नंबर ऑफ डिब्रॉगली वेव, नंबर ऑफ डी ब्रॉगली, लिख लिया नोट्स में, लिख लिया इसको, वेव, नंबर ऑफ डिब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ डिब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर एन, ये है डिब्रॉगली का हाइपोथेसिस। डिब्रॉगली ने यह बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, तो एटम में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, वो घूमता है, वो सही बात है, लेकिन डिब्रॉगली ने बोला कि वो घूमते घूमते पार्टिकल की तरह लोगे तो एक फिक्स सर्कल में घूमेगा, लेकिन अगर उसको वेव एज्यूम करोगे तो वेव की तरह इस तरीके से वो वेव के फॉर्मेट में इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा, इस तरह, ऐसा, ये ऐसा वेव बनेगा। और किसी भी ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑर्बिट लिया है। जैसे जैसे अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें दो वेव बना के घूमेगा, वो सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें दो वेव बना के घूमेगा। देखो ऐसे, ये पूरा एक वेव फॉर्म हुआ, फिर एक पूरा वेव फॉर्म हुआ, फिर एक वेव फॉर्म हुआ। देखो ये कितने वेव तुमको दिख रहे हैं, और हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तू भोकवा है इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है। ये देख, ये तुम्हारा मान ले एटम है, एटम का सेकेंड ऑर्बिट है, मान लो सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे, दो, थर्ड ऑर्बिट में तीन, फोर्थ ऑर्बिट में चार, फिफ्थ ऑर्बिट में पांच। नंबर ऑफ वेव जो होते हैं ऑर्बिट के नंबर के बराबर होता है। देख यहां पे फिर से मैं बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देख ये एक वेव बना रहा हूं मैं, देख ऐसा, ऐसे ही तो वेव फॉर्म बनता है। हाँ, दूसरा कैसे बनेगा, देख ऐसा, ऐसा, देख ये एक वेव बना, तो देख तो सही, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वेव फॉर्म करके चलता है, इस तरीके से। अरे सर बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो अलग अलग कलर से बना दो ताकि तुमको विजुअलाइज। देखो ना, ये वेव बन गया, देखो एक वेव ये बन गया, दूसरा वेव ये देखो। अब इसमें कितने वेव मैंने बनाए हैं, जब दो वेव बनाए हैं। क्यों दो वेव बनाए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट दो है। नंबर ऑफ ऑर्बिट तीन हुआ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर तीन हुआ तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक वेव ये बनेगा आपका, एक वेव बन गया, दो वेव, तीन वेव ये बनेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट इसके कितने हो गए, तीन। नंबर ऑफ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव तीन, नंबर ऑफ वेव तीन,
क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर क्लियर है। एक बात बताओ, अगर मैं रेडियस आरएथ मतलब एनएथ ऑर्बिट में का रेडियस निकालू तो, इफ ये सवाल देखना, इफ de Broglie wavelength de Broglie wavelength in nth orbit is lambda, then find radius of that orbit। उस ऑर्बिट का रेडियस बताओ कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, मान लो ये nth ऑर्बिट है तो इसमें कितने वेव बनेंगे, n वेव बनेंगे। मान लो एक का वेवलेंथ है लेमडा, तो वैसे वैसे टोटल कितने वेव बने सर, n वेव बनेंगे इसमें। अगर n नंबर ऑफ वेव है तो 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा करके ये n लेमडा बराबर आएगा। अगर इसकी रेडियस r है तो टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, तो r बराबर यहां से आ जाएगा n लेमडा बटा 2 पाई मीटर। दैट्स इट। कितना आसान है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट तुम्हारा n है तो उसमें कितने वेव बनेंगे सर, n वेव बनेंगे। अब अगर इसका वेवलेंथ लेमडा लेते हो तो एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ये लेंथ कवर हुआ, ऐसे ऐसे कितने वेव बनेंगे, n वेव बनेंगे, तो n लेमडा आ जाएगा नंबर ऑफ वेव। n इज द नंबर ऑफ वेव, n इज द नंबर ऑफ वेव। जैसे इसमें अगर तुम देखोगे तो देखो यहां से यहां तक टोटल 1 लेमडा हुआ, ये टोटल 2 लेमडा होगा, तो इसको तुम कह सकते हो 2 लेमडा टोटल सर्कमफ्रेंस का लेंथ बराबर 2 पाई आर। यहां पे क्या कह सकते हो, यहां से देखो एक आधा वेवलेंथ ये होता है, ये एक वेवलेंथ हुआ, 2 वेवलेंथ हुआ, 3 वेवलेंथ हुआ, यहां पे यही कहोगे ना 3 लेमडा बराबर 2 पाई आर, मतलब लेमडा के टर्म्स में सर्कमफ्रेंस की लेंथ लिख के 2 पाई आर बराबर कर रहे हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो, कोई समस्या, क्लियर है क्या? इसको ड्यूअल नेचर में लिखना, हाँ बेटा इसको ड्यूअल नेचर में लिखना, इसको ड्यूअल नेचर में ही लिखना है, ठीक है, इसको ड्यूअल नेचर में ही लिखना है। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिए बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ला 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 ला। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सवाल देख लेते हैं। इन सवाल में से सारे नोट्स में नहीं लिखने थे, ये जो 2 अभी लिखा है ये तुमको नोट्स में लिखना है, ठीक है, ये तुमको नोट्स में लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल, ये सवाल है जेईई मेन 2022 का। जेईई मेन 2022 का क्या कह रहा है सवाल देखिए। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v बराबर v नॉट आई कैप, जो कि 0 से ज्यादा है, तो v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, इलेक्ट्रॉन आपका x एक्सिस में चल रहा है, x एक्सिस में चल रहा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस ई नॉट आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E बराबर ई नॉट आई कैप, तो फोर्स तुम्हारा आगे की तरफ ही लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। इफ एट T इज इक्वल टू 0 डिब्रागली वेवलेंथ लेमडा नॉट इज इक्वल टू h बाई एम वी नॉट, ठीक है। इनिशियल डिब्रॉगली वेवलेंथ t इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो उसकी वेलोसिटी v नॉट थी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v नॉट है तो डिब्रॉगली वेवलेंथ इतना है, देन डिब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। एक सिंपल सी बात बताओ, क्या x एक्सिस आगे है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आगे लगेगा, हाँ आगे लगेगा, तो फोर्स जिधर है उधर ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी, हाँ सर स्पीड बढ़ेगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिब्रॉगली वेवलेंथ होता है लेमडा इज इक्वल टू एच बटा एम बी, स्पीड बढ़ेगी तो डिब्रॉगली वेवलेंथ घटना चाहिए। यहाँ पे तो सेम रह गया, गलत, यहाँ पे तो बढ़ रहा है, गलत, यहाँ पे टी टाइम देखो इनिशियल लेमडा नॉट है, बाद में बोला लेमडा नॉट टी, टाइम बढ़ने पे लेमडा नॉट टी बढ़ा दिया, गलत। यहाँ पे लेमडा नॉट पहले था, बाद में किसी चीज से डिवाइड करे तो घटेगा, तो ये आंसर सही है, खत्म। बोलो एम स्टार जोरदार, खत्म। ये क्या था, हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कॉमन सेंस, यूज इट। क्या करोगे कॉमन सेंस को बचा के, वापस ले जाओगे, भगवान को दोगे, धन्यवाद भगवान जी आप हमको दिए थे, देखिए हम खर्च नहीं किए हैं, हम पूरा लेके आए हैं आपके लिए, वापस ले लीजिए, अगला बार किसी को दीजिएगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो यूज करेगा, हम नहीं किए, हम नहीं किए। लो सर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अरे भाई सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इनिशियली डिब्रॉगली वेवलेंथ तुमको दिया है h बाई एम वी नॉट, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फाइनल डिब्रॉगली वेवलेंथ लिखोगे h बटा एम वी डैश और v डैश निकाल लो,
कैसे होगा v डैश, v बराबर u प्लस at। फोर्स कितना लग रहा है सर, फोर्स लगेगा यहाँ पे लिख लो, फोर्स लगेगा q इंटू ई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा q e बाई m, तो वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस at। लिख लो पूरा, करो मजदूरी। अब ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आप डायरेक्शन से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है तो फोर्स इस पे कहां लगेगा आगे। चलो ये केस करा देता हूं मैं, इसको कॉपी करना है, नोट्स में लिखना है, इसको नोट्स में लिखना है। देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ टाइम के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? वेवलेंथ विथ टाइम, वेवलेंथ विथ टाइम बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब सिंपल सी बात है, पहले देखो चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे गिव है ना तो फोर्स पीछे लगेगा। अगर फोर्स पीछे लगेगा और चार्ज आगे चल रहा है, उसको पीछे खींच रहा हो लेकिन जा आगे लगा, इसका स्पीड डाउन होगा। हाँ, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। स्पीड इसका कम तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेज आंसर है, इंक्रीजेज आंसर है। समझने वाली बात है, इंक्रीज करेगा। समझ में आया? अब यहां देखो दूसरा कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी चल रहा है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ लेमडा पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइए। इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, कांस्टेंट। बताइए ए बी सी में ऑप्शन बताइए, तीनों में से कौन सा आंसर होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। सही, कांस्टेंटेंट, कांस्टेंटेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। बोलो इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। बोलो रे, बोलो रे। बोलो रे। न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? 45 मिनट बाद, 7 बजे। 7 बजे आप आइए प्लीज, अभी चले जाइए, 7 बजे आइएगा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है 0। और अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा तो फोर्स ही 0 है, तो एक्सीलरेशन 0, तो वेलोसिटी आपका हो जाएगा कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड आपका कांस्टेंट रहेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो मजा आया? सी इज योर करेक्ट आंसर। ये कौन से लोग हैं यार? चल 60%, 3% तो ठीक है भाई, ये 14 और 17, लगभग ये 30% जनता कौन से दुनिया से आई है? कौन से दुनिया से आई है बे? गजब ही हो तुम, गजब ही हो। कांस्टेंट तो रहेगा। इधर देखो, मान लो ये पॉजिट्रॉन है, ये v वेलोसिटी चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, ठीक है, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पीछे की तरफ गिवन है। बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स पीछे खींच रहा है, जा आगे जा रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू h बटा एम वी। इसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ेगा। चलो लिखो, इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा, यस। चलो इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो। इसको कॉपी नहीं करना, लिखिए प्लीज। जल्दी, डन, 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 बढ़िया से लिख लिया। चलो फटाफट ये सवाल देख लो। कंसिडर टू सेपरेट आइडियल गैसेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। कंसिडर टू सेपरेट आइडियल गैसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। द टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेस आर सेम, द रेशियो ऑफ uncertainty in determining the position of the electron to that of the proton is proportional to। अच्छा, the ratio of uncertainty in the determining the position of the proton। अच्छा, ये तो उसका आ गया सवाल है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, सेम टेम्परेचर में स्पीड सेम रहेगा, h बाई 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू ये होता है
तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटा 4 पाई इंटू एम डेल्टा वी। ये सेम होगा क्योंकि सेम टेम्परेचर है, तो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। और पोजीशन ऑफ मेजरिंग ऑफ पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी ये हो जाएगा, तो इनवर्स रेशियो ऑफ मास। पहले बात किसकी करी है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड आंसर आ जाएगा क्या, सेकेंड आंसर आ जाएगा क्या। Consider two separate ideal gases of electron and proton having same number of particles. Temperature of both the gases are same. अच्छा, then ratio of the uncertainty in determining the position of the electron to the proton is ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी नहीं, मास पे वेलोसिटी भी डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम होगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है। सही पकड़े हो, सेम टेम्परेचर का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, आप वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते हैं, वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बटा 4 पाई एम डेल्टा बी को, या डेल्टा पी रहने दो इसको, डेल्टा पी को लिख सकते हैं रूट अंडर एम टू एम के, टू एम डेल्टा के, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। अब सबसे पहले बात किसकी होगी, कौन सा गैस, इलेक्ट्रॉन की मास पहले बात होगी, पहले होगी, फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, ए आएगा बिल्कुल। क्यों आएगा ए, समझ में आया, क्यों आएगा समझ में आया, रूट अंडर 3 के एम के टी से कर सकते हैं, लेकिन वो तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए सही है, और ये आइडियल गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, लेकिन वो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, नहीं तो अलग है सवाल। हे प्रभु हे भगवान, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m केटी, केटी को 3/2 केबीटी लिखोगे, 3/2 केबीटी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये तो सवाल अलग है, तो डिब्रॉगली वेवलेंथ है, तो डिब्रॉगली वेवलेंथ का सवाल थोड़ी ना है, ये तो सवाल है द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला सवाल है। लेकिन उस कह रहे ना सानिया जी 4 पाई कहां चाया, हमने तो ये लगाया, फिर डिब्रॉगली वेवलेंथ थोड़ी ना पूछा है। भाई तुम गजब हो, तुम ही हो, तुम ही को हम कहते हैं, तुम्हारी जो प्रजाति उसको कहते हैं हम बायो यो यो यो, तुम इस प्रजाति के इंसान हो, किस प्रजाति के, बायो यो 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 यो। करा हमारा तो आंसर आ गया, टेम्परेचर सेम कर दिया, डिब्रॉगली वेवलेंथ निकाल दी, डिब्रॉगली कहां पूछा है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा है, क्या, अच्छा अच्छा सर, तरीका आसानी से गड़बड़ा गया, हाँ इधर देख, टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम टी इज इतना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इन द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन विल बी, ये तो आसान सवाल है यार, ये तो इजी, तो डन है ऑलरेडी। ये सवाल यहाँ कैसे आ गया, मैं कुछ गलत फील ले आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट इज इतना, तो हो गया सवाल, ये सवाल होमवर्क में दिया था क्या मैंने, ये तो ऑलरेडी सब हो चुका है, ये सवाल होमवर्क में दे दिया था क्या गलती से मैंने, ये तो पहले लेक्चर में हो चुका था भाई, सॉरी यार, क्या ब्लंडर किया मैंने, ये तो कब का हो चुका है सारे सवाल, ये तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का था, अरे यार चलो कोई नहीं कोई नहीं। ये देखो दो स्टेटमेंट है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, टू फोटोन हैविंग सेम इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव इक्वल वेवलेंथ, बताओ ट्रू और फॉल्स, पहला स्टेटमेंट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती होती है, इंसान से गलती होती है, पहला स्टेटमेंट बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी बताइए, पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, स्टेटमेंट क्या, ध्यान से सुनिएगा, टू फोटोन हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम हैव इक्वल वेवलेंथ, टू फोटोन having equal linear momentum have equal wavelength, true है कि false है, statement 1 is true, सर कैसे true, सिंपल सी बात है, कह रहा है टू फोटोन है having equal linear momentum, दोनों का मोमेंटम सेम है, जब मोमेंटम ही सेम है तो वेवलेंथ तो सेम ही होगा, लेमडा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं h/p, जब मोमेंटम ही सेम है h सेम है तो ट्रू होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं,
स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या है। स्टेटमेंट 2 है वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज डिक्रीजेस, wavelength of the photon is decreases, then the momentum and energy of the photon will decreases. If the wavelength of photon is decreases, then the momentum and energy of the photon will decreases. तो momentum statement 2 E is equal to sc by lambda. मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन विल डिक्रीज, नहीं, लेमडा को डिक्रीज करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 तुम्हारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ये तो तुमने कर लिया होगा, ये तो तुमने कर लिया होगा। चलो यहां तक होमवर्क था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गुरु। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं, यहां से फटाफट देखिएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, its de Broglie frequency will be, velocity is double then its de Broglie frequency will be। ऑप्शन यहां से आपको 60 सेकंड का पूरा टाइम देते हैं, आप गलती ना करेंगे मेरी पूरी उम्मीद रहेगी आपसे। चलिए करिए। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हमने डबल किया है, तो de Broglie वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, आइए। de Broglie वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए, चलिए क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा, समय मैंने आपको भरपूर दिया है। तो चलिए देखिए, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, वेलोसिटी डबल किया है, तो de Broglie वेवलेंथ क्या होता है सर, de Broglie वेवलेंथ होता है h by p, h by p। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सर, फ्रीक्वेंसी मतलब v बराबर लैम्डा एफ लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज, de Broglie फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, v बराबर लैम्डा एफ। एक मिनट यार, h बाई p, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम भी। हमसे de Broglie वेवलेंथ नहीं पूछा है, v बराबर आप लिख सकते हो लैम्डा एफ, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा v बराबर लेमडा एफ, वेव के लिए तो ये लिख सकते हैं v बराबर लेमडा एफ, f इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा, ठीक है। तो v लेमडा को लिख सकते हैं हम h बटा एम भी, एम भी लेमडा को लिख सकते हैं h बटा एम भी, तो एम भी ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एम भी स्क्वायर बाई एच आएगा क्या, v बराबर लेमडा एफ, ठीक है। तो f इज इक्वल टू होगा v बाई लेमडा, लेमडा को क्या लिख सकते हैं h बाई एम भी, बिकम्स 4 टाइम्स आंसर आएगा क्या है, चौथा आएगा क्या, देखना है यार। 4% लोगों ने सोचा है ये, 4% लोगों ने सोचा है पूरा, बिकम्स डबल। यार ये मुझे थोड़ा सा इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि लेमडा इज इक्वल टू होता है h बाई पी, हाँ होता है। तो वेव के लिए हम जो लिखते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी ना है, v बराबर हम लिखते हैं लेमडा है, f इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा, और v को तो v रहने दो, लेमडा को लिख सकते हैं h बाई पी, तो p ऊपर चला गया, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा v बाई एच, p को लिखेंगे आप एम भी, f इज इक्वल टू होगा m बाई एच इंटू वी स्क्वायर। velocity of the electron is double, then de Broglie wavelength, velocity of electron is double, its de Broglie frequency will be। सी क्यों होगा, जवाब में बताओ, सी होगा सर जी, क्यों होगा सी बताओ, मुझे सी बताओ, सी क्यों होगा। तुमको लग रहा है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स रेशियो ऑफ वेवलेंथ, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई एम भी,
वेलोसिटी को डबल करेंगे तो डबल होना चाहिए, है ना? यही तुमको लग रहा है, यही तुमको लग रहा है। लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डबल हुआ है, तो अगर वेलोसिटी डबल हो गया, स्पीड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा क्या? F इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ना है बेटा। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से सी बाई लेमडा। सी को स्पीड ऑफ लाइट क्यों यूज करेंगे? क्या डी ब्रॉगली वेव तो किसी भी स्पीड से चलती है, डी ब्रॉगली वेव की स्पीड लेंगे, अब सी क्यों यूज करेंगे भाई? चलो मैं इसको थोड़ा बताता हूं यार, मुझे थोड़ा सोचने दो इस सवाल में, थोड़ा इस सवाल में सोचने दो, है ना? लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, थोड़ा सोचने दो इस पे, मैं बताता हूं थोड़ा सा सोच के, ठीक है? थोड़ा सा मुझे सोचने दो, है ना? आप सी थोड़ी ना ले सकते, v बराबर लेमडा एफ में सी कैसे लेंगे? सी तो वो लाइट की स्पीड है, सी वो तो लाइट वेव होगा तब लोगे ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तब लोगे ना, या फोटोन थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन है। सी बराबर लेमडा एफ जो कह रहे हैं कि सर सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी स्पीड ऑफ लाइट ये वेव के लिए लगा रहे हैं, तो वो लाइट वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, फोटोन होगा तब नहीं, फोटोन थोड़ी ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, क्यों करेगा जरा बताना? सोर्स तो सेम है, सोर्स सेम होने से यहां पे अलग कहानी है ना, ये मैटर वेव है, ये मैंने आपको लिखवाया था कि दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज द मैटर वेव, दिस इज द मैटर वेव। और मैटर वेव में थोड़ा सा अलग कहानी हो ना, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सोचने दो, मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, बिकम्स 4 टाइम्स, क्योंकि देखो मैं फिर बताता हूं, देखो स्पीड इज इक्वल टू होगा लेमडा इंटू एफ, ये तो सही है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा वी बाई लेमडा, वी ऊपर रहने दो, लेमडा को लिखो एच बाई एम बी ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज हो नहीं रहा, एच चेंज हो नहीं रहा, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आएगा। स्पीड अगर तुम डबल करोगे तो ये 4 टाइम्स आना चाहिए, 4 टाइम्स आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार और सोच के आपको बताता हूं अच्छे से, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मिस्टर फिजिक्स में सी आंसर, तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना बेटा थोड़ी, भाई 100 सवाल में से एक आध सवाल का ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है? चलो ये देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m at rest break into two part of ratio 2:3, then ratio of their de Broglie wavelength 1:1, क्योंकि देखो दो पार्ट में टूटेगा तो उनका मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना, तो de Broglie wavelength का रेशियो 1:1 आएगा, de Broglie wavelength का रेशियो 1:1 आएगा, क्लियर? ठीक है, de Broglie wavelength में रेशियो 1:1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, the de Broglie wavelength associated with an electron revolving in a nth state of the hydrogen atom is directly proportional to, तो ये करा दिया तुम्हें, ये करा दिया, de Broglie wavelength of associated with an electron revolving in a nth state of hydrogen atom is directly proportional to, nth state में कितने वेव होंगे? तो n lambda is equal to 2 pi r, ये क्या बोला है? de Broglie wavelength associated with the electron revolving in a nth orbit, तो de Broglie wavelength lambda, एक मिनट, de Broglie wavelength associated with an electron revolving in a nth state of a hydrogen atom is directly proportional to, अच्छा ये de Broglie wavelength की वैल्यू पूछे, कितने नंबर ऑफ वेव बनेंगे वो नहीं पूछी है, ये मत लगा देना n lambda is equal to 2 pi r, तो ये ये मत लगा देना lambda is inversely proportional to n, ये मत लगा देना, ये बोला है de Broglie wavelength associated with the electron revolving in a nth state of a hydrogen atom is directly proportional to, तो इसकी वेवलेंथ, अच्छा ये लगा रहे हो क्या? हाँ सही तो है, सही तो है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहां से तुम्हारा लेमडा आ जाएगा इनवर्स रेशियो ऑफ एन, और आंसर आ जाएगा सेकंड। कितने लोग ये लगा रहे हैं जरा देखते हैं, समझते हैं, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने लोग लगा रहे हैं। 30 सेकंड का तुमको समय देता हूं, तुमको जो समझ में आएगा वो लगाना, ठीक है? तुमको जो समझ में आएगा वो आंसर लगाना, 30 सेकंड का तुमको समय देता हूं, जो समझ में आ रहा है वही आंसर लगाना, ठीक है ना? समझ में आया? जो तुमको समझ में आया वो आंसर लगा देना, ठीक है? चलो
अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये सर nth ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव दोनों तो इन ही है ना? हाँ सही बोल रहे हो। इन क्या है? नंबर ऑफ वेव एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ वेव बनेगा, तो एन तो वही है। हाँ एन वही है। एन लेमडा बराबर 2 पाई आर, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई एन, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आएगा। बिल्कुल सही बात है तुम्हारा, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। कर दो फिर, आंसर कर दो, आंसर कर दो। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा, मजा आएगा इसको करने में। बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो जितने लोगों ने सेकेंड आंसर दिया है वो सभी के सभी बहुत ज्यादा गलत है। सही आंसर आएगा इसका फर्स्ट। 37% लोग फर्स्ट, 47% लोग सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब। अब आपको सिखाते हैं। सबसे पहली बात, जब भी प्रोपोर्शनल साइन देखो तो उस इक्वेशन में बचे हुए को कांस्टेंट बोलते हो। हाँ ये क्या कांस्टेंट है? 2 पाई आर। इस 2 पाई आर इज कांस्टेंट। तो 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस तो कांस्टेंट है। अरे भाई जब नंबर ऑफ ऑर्बिट में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में जाओगे तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा। और ये नहीं सर, गड़बड़ा गए लोग, अब रुक। अभी एटम में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर। हाँ ये तो हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस को प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बोलोगे तो एन से एन स्क्वायर कटेगा, एन आएगा। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ, और ये अभी तो रुको, अभी तो कहानी बचा है। ये तो सिर्फ एक मेथड से कराया है। दूसरा एक मेथड और मैं आपको पहले करा चुका हूं सर। क्या? याद करो। वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट। एनथ ऑर्बिट मैंने आपको कराया था। h डिवाइडेड बाई पी को लिखेंगे रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमने बोला था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट में वो होती है 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यहां से 13.6 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा आपका 27.2 इंटू एम बटा एन स्क्वायर। रूट से बाहर जाएगा 1 अपॉन एन, एन ऊपर चला जाएगा एन टू एन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ेगा। देखो यहां से सर, हाँ ये तो हम पढ़े थे सर, लेकिन पता है इससे कंफ्यूज हो गए हम। हाँ मुझे भी लगा था, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि एन लेमडा बराबर 2 पाई आर, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। लेकिन मुझे तुरंत से ध्यान गया कि ये थोड़ी ना कांस्टेंट है सर्कमफ्रेंस। भाई फर्स्ट ऑर्बिट एटम, एटम मान लो ये है, मान लो एटम है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है तो रेडियस भी तो बढ़ेगा। हाँ हाँ ये सही है कि nth ऑर्बिट में n वेव बनेंगे, इसलिए n लेमडा बराबर 2 पाई आर भी सही है, करेक्ट है। पर 2 पाई आर कांस्टेंट नहीं है ना, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा। अब मैंने जानबूझ के दोनों मेथड आपको कराया। बताओ दोनों मेथड कराने के पीछे पर्पस क्या था? कंसेप्चुअली आपको दोनों चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। बताओ अगर मान लो मैं तुमको इससे बता देता और फिर तुम उससे कंफ्यूज होते, अरे सर जी वहां तो ऐसे हो रहा है, वहां नहीं हो रहा, ये 2 पाई आर कांस्टेंट नहीं है, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। दोनों चीजें मिल गई तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक पढ़ा है हमने। मतलब वो भी फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी फॉर्मूला सही है और आंसर भी सही आया है। लिखो इसको, डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। लिखिए इसको अच्छे से, डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं भी एक सेकंड के लिए मैं फंस गया था बेटा, एक सेकंड के लिए फंस गया था मैं। मुझे लगा था कि 1 अपॉन एन आएगा, लेकिन तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि नहीं यार, आर तो कांस्टेंट नहीं है। हाउ आर बराबर एन स्क्वायर एटम में पढ़ेंगे बेटा, ये एटम में पढ़ेंगे। विल स्टडी इन एटम। अगर आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़े, वैसे तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नहीं पढ़े तो हम अभी बताएंगे। क्लियर? इसको लिखना है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है, इसको लिख लीजिए। अच्छा सवाल है, फटाफट लिखिए। इलेवेंथ में पढ़ा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ लेमडा, इसको नोट्स में लिखना अच्छे से। देखिए द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ अ प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 25% इफ इट्स मोमेंटम इज डिक्रीजेस बाय पी नॉट देन इनिशियल मोमेंटम वाज। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? अब ये सब मैं कमेंट रोक रहा हूं क्योंकि अच्छा सवाल है, मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ध्यान से देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ अ प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 25%। क्या मुझे डेल्टा लेमडा बाय लेमडा
गुना 125 दिया हुआ है सर, 25% है ना, हाँ तो गुना 100 कर दिया ना। तो देखो चेंज इन वेवलेंथ बटा इनिशियल वेवलेंथ गुना 100, ये 25% दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज को ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी? हाँ, अगर यहाँ पे पी है तो ये लिखेंगे डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट है माइनस डेल्टा पी बाई बी। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है? देखो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम एंड वेवलेंथ का रिलेशन, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ये तब कर सकते हैं परसेंटेज चेंज के लिए जब आपका चेंज छोटा हो। तो ये वाला तरीका सही है कि लेमडा है तो डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू एच कॉन्स्टेंट, एच कॉन्स्टेंट को इग्नोर करते जो एरर में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो लेमडा का हो जाएगा डेल्टा लेमडा बाई लेमडा, एच कॉन्स्टेंट है माइनस डेल्टा पी बाई पी। लेकिन ये लगाते हैं फॉर स्मॉल चेंज, अगर स्मॉल चेंज होता ना तो ये लग जाता। हियर हियर चेंज इज 25%, चेंज इज 25%, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल हेयर। ये फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, या सही है लेकिन फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। जैसे 2% होता तो बिल्कुल लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा बाई लेमडा गुना बराबर माइनस डेल्टा पी बाई पी। ये 2% चेंज होगा तो ये भी 2% चेंज होगा छोटे चेंज के लिए, लेकिन यहां पे चेंज क्या है, बड़ा है 25%। ओहो अच्छा, तो फिर कैसे करें? अब सुनो, de Broglie wavelength lambda associated with a proton increases by 25%, momentum is decreases by p नॉट। जब मोमेंटम को p नॉट से डिक्रीज किया है तो डिक्रीज इन मोमेंटम लिख सकते हो आप, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल। चेंज नहीं लिखा है, डिक्रीज बोला है, डिक्रीज मतलब घटा है, तो p इनिशियल माइनस p फाइनल बराबर तुमको दिया है p नॉट। एक इक्वेशन तो ये दिया है। उसके बाद बोला है इंक्रीजेस बाई 25%, तो बाई 25% हो गया, मतलब फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लिख सकते हो। अगर इनिशियल तुम्हारा लेमडा नॉट है, मान लो इनिशियल लेमडा नॉट है, तो लेमडा नॉट प्लस इनिशियल लेमडा आई लिख लेते हैं, लेमडा आई प्लस 25% ऑफ लेमडा आई, ऐसे लिखते हैं। अगर मोमेंटम को 25% से बढ़ाया है तो फाइनल मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल का 25%। अब ये परसेंटेज हटाओगे तो लेमडा इनिशियल मान लो कॉमन निकाल लिया तुमने, 1 प्लस 25 हटाओगे तो 25/100, 100 एलसीएम लो, 100 एलसीएम लोगे तो लेमडा इनिशियल 125/100 ये आ जाएगा। क्या सही बात है? सर सही बात है, एकदम सही बात है। तो हमें लेमडा फाइनल की वैल्यू निकाल ली हम, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम हमें पता है कि सॉरी डिक्रीज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल, ये पी नॉट दिया हुआ है। तो लेमडा इनिशियल आप लिखोगे h बटा पी इनिशियल, लेमडा फाइनल लिखोगे h बटा पी फाइनल। अब लेमडा फाइनल की वैल्यू ये दिया हुआ है, क्या है, लेमडा इनिशियल इंटू 125/100। ये हमने लेमडा फाइनल के फॉर्मूले में लेमडा इनिशियल की वैल्यू पुट करी। देखो लेमडा फाइनल है लेमडा इनिशियल 125/100, तो लेमडा फाइनल में हम रख दिया लेमडा 25, लेमडा इनिशियल 125/100 बराबर h। पी फाइनल की वैल्यू यहां से रखते हैं, पी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी फाइनल को उधर ले जाओ, पी नॉट इधर आएगा, पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट। अब मैंने इसके टर्म्स में क्यों चेंज किया जरा बताओ, मैंने इसी के टर्म्स में क्यों चेंज किया? मैंने इसके टर्म्स में इसलिए चेंज किया कि ये बोल रहा है इनिशियल मोमेंटम कितना है वो बताओ पी नॉट के टर्म्स में, इसलिए मैंने फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के टर्म्स में रखा इस फॉर्मूले से, इसको यहां इसमें पुट किया ये चीजें। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, लेमडा इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी आई, लेमडा इनिशियल को लिखो एच बाई पी आई, एच बाई पी आई इंटू 25/25 125, 25×4 100, 4 बराबर h डिवाइडेड बाई पी आई माइनस पी नॉट। यहां से h कैंसिल हो जाएगा, ये 4 pi आपका यहां जाएगा, 4 pi बराबर पी आई माइनस पी नॉट यहां आएगा, तो 5 pi माइनस 5 पी नॉट। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब देखिए माइनस 5 पी नॉट को इधर ले आओ, 5 पी नॉट इज इक्वल टू माइनस 5 पी नॉट को इधर लाओगे, माइनस 5 पी नॉट को इधर लाओगे तो 5 पी नॉट इज इक्वल टू 4 pi 5 pi, 5 pi माइनस 4 pi, तो pi इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी। इनिशियल मोमेंटम 5 पी नॉट आ रहा है, 5 पी नॉट ये आंसर है, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ चाहे की चीजें अच्छी हो। देखो मैं चाहता ना तो तुमको आगे पढ़ा देता, ये सब चीजें छोड़ देता, अभी सब चीजें छोड़ देता, आपको मजा आता कि वाह यार मास्टर बहुत जोरदार पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन अच्छे नहीं करेंगे ना फिर उसका कोई फायदा नहीं है, का कोई फायदा नहीं है। देखिए de Broglie wavelength lambda associated with a proton increases by 25%, मतलब फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम प्लस 25% ऑफ इनिशियल। यही डिक्रीज को इंक्रीज को ऐसे लिखते हैं, इंक्रीजेस बाई 25%, टू नहीं लिखा है बाई लिखा है, बाई लिखा है।
ये क्या हुआ भाई, चल रहा है क्या, चल रहा है क्या? तो लेमडा फाइनल तुम्हारा हो जाएगा, लेमडा फाइनल हो जाएगा, लेमडा इनिशियल कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस परसेंटेज हटाओगे तो 25/100 ऑफ इतना, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 100 एलसीएम, 100 एलसीएम नीचे नीचे 100, 100 प्लस 25 125, 125/100 ऑफ लेमडा इनिशियल। क्या ये समझ में आया? अब तुमको लिया है इट्स मोमेंटम डिक्रीजेस बाय पी नॉट, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम बराबर तुमको दिया है पी नॉट। क्या ऐसे कर लो कि चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर माइनस पी नॉट। माइनस पी नॉट कैसे नहीं, डिक्रीज हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस पी नॉट डिक्रीज को बताएगा, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा सर, पी फाइनल हो जाएगा माइनस पी इनिशियल होता जाएगा तो पी इनिशियल माइनस पी नॉट, डिक्रीज किया। अच्छा सिंपल सी बात, मोमेंटम इज डिक्रीजेस बाय पी नॉट, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था उसमें से पी नॉट घटा दो तो फाइनल मोमेंटम आएगा, तो आसान हो गया। एक बात बताओ, इफ इट्स मोमेंटम डिक्रीजेस बाय पी नॉट, तो जो भी इनिशियल मोमेंटम था उसमें से पी नॉट घटा दो, डिक्रीजेस बाय पी नॉट ना, तो इनिशियल मोमेंटम में से पी नॉट घटा दो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, ये तो आसान था यार। हाँ तो आसान है। अब देखो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बटा पी इनिशियल, फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ h बटा पी फाइनल, यही लिखोगे। हाँ सर यही लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले से लेमडा फाइनल की वैल्यू पुट करो, तो लेमडा फाइनल क्या है 125, देखो लेमडा फाइनल 125/100 ऑफ लेमडा इनिशियल इज इक्वल टू h बटा पी फाइनल, पी फाइनल वहां से पुट करो पी आई माइनस पी नॉट। अब तुमको चमक गया होगा, अब तुमको चमक गया होगा, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ लिख लिया और इनिशियल मोमेंटम में से पी नॉट घटाया तो फाइनल मोमेंटम आ गया। सही है सर, तो पी फाइनल तुम्हारा हो गया पी आई माइनस पी नॉट और फाइनल वेवलेंथ ये लिख दिया। लेमडा इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, लेमडा इनिशियल को लिख सकते हैं एच वाई पी आई, तो एच वाई पी आई क्यों लिख रहे हैं, ताकि एच से एच कट जाए, पी आई के टर्म्स में ये पी आई आ जाए, तो काटोगे तो यह आ जाएगा 5/4, 5/4 एच बाई पी आई इज इक्वल टू एच बटा पी आई माइनस पी नॉट, एच से एच कट गया, 4 पी आई को यहां ले जाओ तो 4 पी आई बराबर ये यहां आ जाएगा 5 पी आई माइनस 5 पी नॉट, माइनस 5 पी नॉट को इधर लिख लो, 5 पी नॉट इज इक्वल टू 4 पी आई को उधर ले जाओगे 5 पी आई माइनस 4 पी आई, तो ये हो जाएगा पी आई बराबर 5 पी नॉट, पी आई बराबर 5 पी नॉट, ये तुम्हारा आंसर। अब बोलो समझ में आया, इसको नोट्स में लिखना भी है, अच्छा सवाल है, समझ में आया, समझ में आया, बोलो क्लियर, समझ में आया, और बड़ा आसान है। परसेंटेज इंक्रीज दिया है 25%, तो हमने परसेंटेज इंक्रीज लिख दिया, फाइनल हो जाएगा 125% ऑफ इनिशियल। ऐसे भी डायरेक्ट भी मैं बता सकता था, नहीं बताया क्यों, क्योंकि मैं आपको बेसिक से बताना चाहता था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि फाइनल मोमेंटम 125% ऑफ इनिशियल, परसेंटेज हटाएंगे 125/100, मोमेंटम घटा है तो इनिशियल में से पी नॉट घटा देंगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मोमेंटम डिक्रीज हुआ है तो इनिशियल में से पी नॉट घटा है, तो इनिशियल में से पी नॉट घटा देंगे तो पी फाइनल आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा गुरु, 2 बार आपको इसलिए कराया, 2 बार आपको इसलिए कराया, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन इज चेंजेस बाय अमाउंट पी नॉट, then the corresponding change in de Broglie wavelength is found to be 0.25%, then find original momentum of the photon is, वहां पे यहां पे डायरेक्ट लगा सकता है वो फॉर्मूला, कौन सा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई वी, माइनस क्यों आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम बढ़ाओगे de Broglie wavelength घटेगा, पी बढ़ाओगे लेमडा घटेगा, पी घटाओगे लेमडा बढ़ेगा, नीचे इसलिए माइनस आया है, गुना 100 कर दो, क्योंकि यहां पे छोटा चेंज दिया। अब देखो क्या लिखा है, when the momentum of the proton changed by p naught, मतलब मोमेंटम चेंज्ड बाय पी नॉट, मतलब डेल्टा पी पी नॉट दिया है, ये पी नॉट दिया है बटा इनिशियल मोमेंटम, द करस्पॉन्डिंग चेंज इन de Broglie wavelength फाउंड टू बी 0.25%, मतलब ये तुम्हारा पूरा 0.25 है, 0.25, ये 100 एज इट इज रख दो, खत्म। देन ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज, तो ये पी इनिशियल आ जाएगा यहां से, 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, परसेंटेज चेंज दिया है ना, द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द de Broglie wavelength इज फाउंड टू बी 0.25%, फाइंड द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज 0.25%, तो सही है 0.25%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4, ये 25, 0.25 है तो इसको लिखोगे 25/100 बराबर माइनस पी नॉट बाई पी आई गुना 100, तो 25 चौका 100, ये आएगा नीचे 400, 1/400 इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बटा पी आई, तो ये तुम्हारा आ रहा है पी आई बराबर -400 ऑफ पी नॉट, ये आ रहा है। तुमसे क्या पूछा है, ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन वाज, तो यही तो इनिशियल मोमेंटम पूछा है, -400 पी नॉट,
400 पी नोट, 4 पी नहीं 400 पी नोट आ रहा है बेटा, 400 पी नोट आ रहा है, 400 पी नोट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको समझ नहीं आया, माइनस क्यों आ रहा है? तो देखो मोमेंटम ऑफ द फोटोन चेंज्ड बाय इतना, ये इतना चेंज हुआ। अब सी बात है, ये चीज कंसीडर नहीं किया ना तुमने, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर ये चेंज तुमको दिया है पी नॉट और ये तुम ले रहे हो तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। मैग्नीट्यूड्स लिख लो बस तुम, मैग्नीट्यूड लिख लो बस तुम, हटा दो, मैग्नीट्यूड से कर लो बस। भाई ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना उस चीज में कि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। वैल्यू तुम पुट करोगे तो एक को प्लस लोगे तो दूसरा माइनस आएगा, एक को प्लस लोगे तो दूसरा माइनस आएगा। बोलो। साइन चेंज बता रहे हैं, हाँ माइनस साइन चेंज बता रहा है बस। माइनस क्या बता रहा है? साइन चेंज बता रहा है। चलो अब बचा हुआ छोटा टॉपिक खत्म करते इसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 पाई, सॉरी एच बाई 4 पाई होता है ना, एच बाई 4 पाई। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। ये डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। एंड डेल्टा पी क्या है? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। डेल्टा एक्स कहता है कि किसी भी पार्टिकल के अगर तुम पोजीशन को मेजर कर रहे हो, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को मेजर कर रहे हो, तो उसके मेजरमेंट में जो एरर आता है ना वो डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स इज नॉट अ पोजीशन, डेल्टा एक्स इज अ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। सर इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब एरर ही तो हुआ। डेल्टा एक्स को तुम कहते हो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब व्हाट? अनसर्टेनिटी मतलब व्हाट? अनसर्टेनिटी मतलब व्हाट? अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन को हम डेल्टा एक्स कहते हैं। वो यही बात हो गया ना, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। मतलब अगर आप पोजीशन के मेजरमेंट को मेजर कर पा रहे हो तो आप मोमेंटम के वैल्यू को मेजर नहीं कर पाओगे। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बता सकते हो ना, तो उसकी मोमेंटम को नहीं बता सकते हो, क्योंकि मोमेंटम बताओगे। चीजों को हम बताते कैसे? इसको और फील के साथ पढ़ाओ, फॉर्मूला बताओ कि फील के साथ पढ़ाओ। चलो फील के साथ पढ़ाता हूं। कैसे फील के साथ पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तूने किसी चीज को यहां पे देखा, तो कैसे देखा? तो लाइट गई होगी, फोटोन इससे टकराया होगा, फोटोन मेरी आंखों तक आया होगा। हाँ, जब लाइट गई, फोटोन इससे टकराया, तो फोटोन तुम अभी यहां देख रहे हो, फोटोन जब टकराएगा उससे, क्या फोटोन इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा? हाँ, और फोटोन उसके पोजीशन मोमेंटम को चेंज कर देगा। हाँ, अगर तूने बोला कि एग्जैक्टली फोटोन मुझे यहां देखा, तो वो सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन मुझे यहां दिखा, अगर ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन मुझे यहां दिखा, इसका यह मतलब है कि उससे एक फोटोन टकरा के मेरी आंखों तक आया। तो जब मुझे वो फोटोन टकरा के मेरी आंखों तक आया, ऑब्जेक्ट मुझे यहां दिखा, वो फोटोन इसके मोमेंटम को चेंज कर देगा। तो सही है। और ये मेरे तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए सही है, स्मॉल एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल के लिए सही है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हाइजेनबर्ग में तुम्हारे लिए लगा रहा हूं कि मैं तुम्हारी पोजीशन नहीं बताता। अबे तू वहां पे बैठा है लेदरिया फेदरिया की तरह, तुम्हारा पोजीशन तो मैं बता नहीं सकता हूं, मोमेंटम बता सकता हूं, तू लेटा पड़ा है। अरे हाँ, तो ये किसी बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं, छोटे पार्टिकल। और छोटे पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब कहीं चल रहा है तो उसको भी कैसे देखोगे? सब जैसे देखते सबको है, फोटोन से देखेंगे। तो मान लो यहां पे जैसे ही तुमने इसको देखा, मतलब फोटोन गया टकरा के मेरी आंखों तक आया, तो मैंने इसको देखा। जब भी मैंने इसको देखा तो वो फोटोन इसके पोजीशन को मोमेंटम को चेंज कर दिया होगा। तो पोजीशन अगर तुम बता पा रहे हो तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे। मोमेंटम बता पा रहे हो कि हाँ हमने मोमेंटम मेजर कर लिया, तो फिर फोटोन उसके पोजीशन को चेंज कर देगा। तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली नहीं बता पाओगे, दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाओगे। अब इसी तरीके से यहां पे एक और आता है, इसको देखना तो डरना मत। एच कट डिफाइन करते हैं एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई को एच कट बोलते हैं। तो यही रिलेशन कैसा दिखेगा तुम्हें? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू, ये एच बाई 4 पाई है, तो एच बाई 4 पाई को लिख सकते हो एच बाई 2 इंटू 2 पाई, एच इंटू 2 इंटू 2 पाई। अब मुझे देखो एच बाई 2 पाई को एच कट बोल सकते हैं, तो ये पूरा एच कट हो जाएगा। तो आप लिखोगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। सर ये क्या है?
ऐसा ही एक वो झोल है बस, और कुछ नहीं। लिखने का तरीका अलग बदल दिया बस, और कुछ नहीं। लिखने का तरीका अलग बदल दिया बस, ठीक है। क्लियर? क्लियर? हाँ सर आसान है। अब देखो, जैसे तुम पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हो, मोमेंटम बताओगे तो पोजीशन मिरर आ जाएगा, पोजीशन बताओगे तो मोमेंटम मिरर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, उसी तरीके से एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम भी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं, h/4 पाई आ जाएगा, ठीक है। जैसे लीनियर मोमेंटम और लीनियर पोजीशन है, उसी तरीके से एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम, इसको ना हम एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक दूसरे का हाइजेनबर्ग कंजुगेट है। हाइजेनबर्ग कंजुगेट मतलब डेल्टा थीटा आप मेजर कर रहे हो तो डेल्टा एल नहीं करोगे, डेल्टा एल करोगे तो डेल्टा थीटा नहीं होगा। डेल्टा एल है आपका एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा थीटा है ये एंगुलर पोजीशन, और ये एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली, मेजर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकते। एक सवाल आ गया था जेई 2006 में, जेई 2006 में एक सवाल आ गया था, पता है क्या पूछा था? फाइंड हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी, हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी, हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी, ये बताओ हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी क्या? हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी क्या होता है सर? हाइजेनबर्ग कंजुगेट, हाँ इसको एक दूसरे का हाइजेनबर्ग कंजुगेट बोलते हैं। तो सर हमें एनर्जी का तो रिलेशन पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा है, और उस समय तक जेई में भी कहीं इसको पढ़ाते नहीं थे जब आईआईटी 2006 में पूछा। लेकिन कुछ बच्चे होशियार थे, उन्होंने इसको कर दिया। कैसे किया होगा? यूनिट एंड डायमेंशन से। पता है यूनिट एंड डायमेंशन से कैसे किया? पता है यूनिट एंड डायमेंशन से कैसे किया? उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो बोला कि ये डायमेंशनली तो करेक्ट होना चाहिए, हाँ सर डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मान लो हाइजेनबर्ग कंजुगेट एनर्जी का कुछ एक्स है, तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा एक्स बराबर एच डायमेंशनली, सिर्फ डायमेंशन लिख रहे हैं, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो उन्हें बोला कि डेल्टा ई एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन हम एच एफ लिख सकते हैं इनटू डेल्टा एक्स बराबर एच, एच से एच कट जाएगा, डेल्टा एक्स आ गया 1/फ्रीक्वेंसी, एंड 1/फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या होता है? टाइम होता है। 1/फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम होता है। तो एक्चुअल में हाइजेनबर्ग कंजुगेट के तीन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के तीन रिलेशन, एक रिलेशन ये भी आता है क्या, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये एक दूसरे का हाइजेनबर्ग कंजुगेट है। ये एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है टी टाइम, लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कितना पुराना है, ऑब्जेक्ट की टाइम को बताता है ये। और डायमेंशनली तीनों कंसिस्टेंट होना चाहिए। तुम देखो ना यहाँ पे पोजीशन एंड मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर आएगा, चाहो तो रख के देख लो। यहाँ पे एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन इसके बराबर आएगा। देखो एंगुलर पोजीशन एंगल डायमेंशन लेस होता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम रहता है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? क्या आपने तीनों हाइजेनबर्ग पढ़े थे? यहाँ पे ये टाइम वाला एक्स्ट्रा आपने पढ़ा। तो टाइम डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन h/4 पाई होता है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? क्लियर? जल्दी बता दीजिए। तीनों पढ़ा था? बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है। अगर तीनों ही आपने पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तीनों पढ़ा था, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्लियर? बहुत बढ़िया, लिखो इसको ध्यान से, फटाफट इसको लिखिए प्लीज, फटाफट इसको लिखिए प्लीज। जल्दी फटाफट इसको लिखिए प्लीज, कम ऑन। क्लियर? पढ़ ले इसको। चलिए आइए अब शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ी ना पढ़ा हमने, पढ़ लिया क्या? अब शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, मेहरबान कदरदान एंड कूड़ेदान, ध्यान से सुनिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, ये तीनों चीजें समझिएगा क्या होता है, ये तीनों चीजें समझिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आखिर आपने पढ़ा क्या था? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा था कि मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर फोटोन आया, फोटोन का साइन ये होता है, फोटोन आया, तो उस मेटल सरफेस पे जब फोटोन गिरता है बहुत सारे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, यही तो हमने पढ़ा था। ओके, यहां समझिएगा, मान लीजिए यही फोटोन इंटरेक्ट किया है, तो फोटोन आया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटोन भी निकलता है इसके साथ, नहीं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पे देखिएगा कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, वही मेटल सरफेस लेते हैं और उसी पे एक फोटोन को फॉल कराते हैं। जब ये फोटोन आता है तो उसके बाद यहां से ये फोटोन भी बाहर निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होता है, तो दोनों निकल जाते हैं। बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट में यही फर्क है। तो हम कॉम्पटन इफेक्ट को पार्शियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट इज पार्शियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जब ये फोटोन आया, जब ये फोटोन आया तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकला बस, और मेटल के अंदर वो फोटोन रह गया, मतलब वो फोटोन बाहर नहीं निकला, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, वनली इलेक्ट्रॉन निकला, वनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी फोटोन मेटल पे फॉल करता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन वहां पे जब ये फोटोन फॉल किया तो फोटोन के गिरने के बाद फोटोन भी निकला और इलेक्ट्रॉन भी निकला, तो ऐसा दोनों निकल जाते हैं। हाँ, दोनों साथ साथ नहीं निकले, हाँ साथ ही निकले, लेकिन फोटोन ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन आगे चला गया या कहीं चला गया। तो सर कुछ तो एनर्जी खर्च हुआ होगा, एनर्जी खर्च होता है। यहां पे मान लो फोटोन की वेवलेंथ है लेमडा इनिशियल, तो यहां पे निकलने के बाद इस फोटोन की वेवलेंथ होगा कुछ लेमडा फाइनल, और इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो लेमडा फाइनल ज्यादा होगा। तो ज्यादा क्यों, ज्यादा क्यों? क्योंकि एनर्जी घट गई तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, तो चेंज हो गया थोड़ा सा, हाँ चेंज इन वेवलेंथ आ जाता है, लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल, इसी को कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, इसी को कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, वेवलेंथ चेंज हो। अच्छा, हाँ, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि मान लो यहां पे तुम्हारा एक फोटोन गिरा मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस पे कौन गिरा, फोटोन गिरा, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और पॉजिट्रॉन भी निकलता है, दो चीज निकलता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा बताऊंगा, पॉजिट्रॉन का इजेक्शन होता है, का इजेक्शन होता है, यहां पे फोटोन नहीं निकलता। तो यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तीनों ही इनिशियल फेनोमेना सेम है क्या, तीनों इनिशियल फेनोमेना सेम है क्या? तो देखो यहां पे फोटोन आया मेटल पे गिरा, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे फोटोन आया मेटल पे गिरा, इलेक्ट्रॉन फोटोन दोनों निकले, यहां पे फोटोन आया मेटल पे गिरा, यहां पे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन निकले। तो इनिशियल कंडीशन तीनों का सेम है, हाँ, लेकिन फाइनल अलग है। बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ, जल्दी बताओ। नहीं, इसको नए चैप्टर में नहीं पुराने चैप्टर में लिखना है, इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। चलिए बताइए, बताइए मेहरबान कदरदान कूड़ेदान, जल्दी बताइए ऐसा क्यों है। तो एक चीज तुमको मैं बताता हूं, बहुत शौक रह जाओगे सुन के। मैंने तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कितने सवाल कराए हैं सर? बहुत सारे कराए। उन सारे फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल में जो मैंने कराए हैं, जो किसी भी किताबों में होता है या कहीं भी तुम देखोगे, एक चीज कॉमन है क्या, उसकी एनर्जी, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन लेते हैं तो उस फोटोन की एनर्जी हमेशा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है।
कभी भी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, चाहे तुम कहीं भी किसी भी किताब में या इंटरनेट पे कहीं भी तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल ढूंढ लो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम फोटोन गिराते हैं वो विजिबल लाइट का फोटोन होता है, विजिबल लाइट का फोटोन होता है। मतलब ये चीज मैं बचा के रखा था अभी समझाने के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ड्यू टू a light of visible फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोटोन ऑफ विजिबल लाइट। यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन जो आ रही है उसकी एनर्जी लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। देखो ना, वर्क फंक्शन वाला सवाल किया था जिसमें कितना आ रही थी एनर्जी, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ विजिबल लाइट से होता है? हाँ, कोई भी लाइट से नहीं होता, सिर्फ विजिबल लाइट से होता है। तभी तो सोलर सेल वगैरह विजिबल लाइट से, अच्छा हुआ विजिबल लाइट से होता है, साला एक्सरे से होता तो कहां से इतना एक्सरे लाते। सही बात है। यहां पे जो फोटोन है ना वो हाईली एनर्जेटिक फोटोन है, ये एक्सरे का फोटोन है। और एक्सरे के फोटोन की एनर्जी मैंने आपको बताई हुई है। अगर विजिबल लाइट का है तो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, और एक्सरे का फोटोन होता तो वो होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में तुम्हारा फोटोन की एनर्जी होगी तो वो फोटोन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, काम खत्म। लेकिन अगर उसकी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में एनर्जी हुई तो वो एनर्जी कुछ बची रह जाती। अच्छा, और गामा रे सबसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वैसा अगर फोटोन गिराओगे तब जाके तुम्हारा, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोडक्शन। बस दैट्स इट। बताओ, मजा आया? अच्छा, ये होता है कि हाँ। अब यहां पर देखो, ये फोटोन किसी थीटा एंगल से मान लो स्कैटर हुआ, तो यहां पे लिखते हैं चेंज इन वेवलेंथ बराबर h बटा एम नॉट सी इंटू 1 - cos थीटा। ये कांस्टेंट है, जहां पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है कुछ h बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी। ये तो सारा नोन वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी 1.32 इंटू 10⁻12 मीटर के आसपास, पिकोमीटर के टर्म्स में आती है। ठीक है, 1 - cos थीटा, थीटा एंगल है जिस एंगल से डेविएट हुआ है। ये आज तक नीट में सवाल नहीं आया, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ा इसलिए दिया क्योंकि एम्स में एक बार सवाल आया। चलो, सबसे पहले ये बताओ कि अगर मान लो कि थीटा 0 हुआ तो कितना चेंज इन वेवलेंथ आएगा? तो सर डेल्टा लेमडा बराबर h बटा एम ई सी इंटू 1 - कॉस को 0 रखोगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन वेवलेंथ 0 है। मतलब लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल 0, मतलब लेमडा फाइनल बराबर लेमडा इनिशियल। इसका मतलब है कि नो इंटरेक्शन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, नो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, नो इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। ये फोटोन गया सीधा निकल गया। जब फोटोन का इंटरेक्शन नहीं हुआ तो सीधा ही निकल जाएगा ना। मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कब होगा? मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। करके देखो, तो डेल्टा लेमडा आएगा h बटा एम ई सी इंटू 1 माइनस, ये रखोगे कॉस 180 डिग्री। क्या रखोगे? कॉस 180, कॉस 180 तो माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका -1 और ये माइनस तो 2, तो आएगा 2h बाई एम ई सी। ये मैक्सिमम शिफ्ट इन कॉम्पटन वेवलेंथ आएगा। बस इतनी सी बात आपको यहां पर समझनी है, मैक्सिमम शिफ्ट इन कॉम्पटन वेवलेंथ, बस मैक्सिमम शिफ्ट इन कॉम्पटन वेवलेंथ, ये वाली बात आपको समझनी है। दैट्स ऑल, खत्म। तो आपको पूरी पीएचडी कराई है मैंने। जनरली आप कहीं भी देखोगे तो इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे टॉपिक को सिर्फ 2 या 3 लेक्चर में पढ़ाते हैं। मैंने आपको सारे 4 लेक्चर कराया है, चाहे वो डिब्रॉगली वेवलेंथ हो या चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या छोटे छोटे टॉपिक्स हो एनसीईआरटी के, सारे मैंने आपको बहुत स्मूथली और अच्छे से करा दिए। ठीक है, ताकि कोई भी चीज मिसिंग ना हो। 2 दिन पहले सिलेबस खत्म करना है कि सारी चीजें डिटेल में पढ़ना है। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो किससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है? de Broglie wavelength एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है। डन? ओके सर जी, ओके सर जी। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, चलिए लिख लीजिए फटाफट, लिखिए इसको फटाफट, लिखिए प्लीज।
हेलो, हाँ सर, कह रहा था, अरे मैं ये कह रहा था कि चलिए आइए नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है एटोम, जिसका नाम है एटोम। आइए, जिसका नाम है एटोम, जिसका नाम है एटोम। अब एटम की शुरुआत कहां से होती है? आइए, एटम की शुरुआत होती है जे थॉमसन चचा से। जे थॉमसन चचा ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। क्या बताया चाचा ने? तो जे थॉमसन चाचा ने बताया कि जो एटम होता है ना, जो एटम होता है ना, वो एटम होता है न्यूट्रल। जे थॉमसन चाचा ने बताया कि एटम होता है न्यूट्रल। एटम्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल टोटल नेट चार्ज उसका क्या होता है एटम का? जीरो। ये जे थॉमसन चाचा ने बताया। बोलो सब लोग थैंक यू चाचा। चाचा ने बताया कि टोटल चार्ज जो एटम का होता है ना, जीरो होता है ना। टोटल चार्ज एटम का क्या होता है? जीरो होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड एटम, इनसाइड स्पेस ऑफ एटम, इनसाइड स्पेस ऑफ एटम। मतलब एटम के अंदर जो मास होता है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हां, इसमें टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज बराबर नेट निगेटिव चार्ज होता है। नेट निगेटिव चार्ज होता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया चाचा ने। तो लोगों ने चाचा से पूछा कि चाचा ये बताइए कि जो प्रोटॉन है वो कहां होता है? तो चाचा ने बोला कि प्रोटॉन एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां होता है? तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उन्होंने बोला कि प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड वॉल्यूम ऑफ एटम, इनसाइड वॉल्यूम ऑफ एटम, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये समझिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड वॉल्यूम ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded between distribution of प्रोटॉन्स। और उन्होंने एक चीज और बताई कि जो साइज होता है ना, साइज ऑफ एटम, वो उन्होंने रेडियस बताया 10 का पावर -10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में। और इसको नाम दे दिया जे थॉमसन मॉडल। तो ये जे थॉमसन चाचा का एटॉमिक मॉडल है। ये एटॉमिक मॉडल। अब ये एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है कि एटम के अंदर क्या हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें बताई कि ऐसा ऐसा एटम होता है। एटम की कहां बारे में ये चीजें उन्होंने बताया और इनका आइडिया उनको कहां से लगा? तो इसको कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। इसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। देखो क्या होता है कि जब कुछ चीजों को आप अंदर जाके नहीं देख सकते हो या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अंदर जाके विजुअलाइज करना, तोड़ना या समझना, तो उसके बारे में ना कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं। जैसे मान लो कि कोई घना जंगल है, अब उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, पता नहीं क्या होगा उसके अंदर। तो पुराने गांव में जो बहुत पुराने चाचा, दादा, मामा, ताऊ जी होते थे, वो कहानी सुनाते हैं। पता है उस जंगल में क्या हुआ था 200 साल पहले? क्या? उस जंगल में रामलाल गया था तो उसको रामलाल को गीदड़ खा गया। वहां बहुत गीदड़ रहता है। अरे भाई, आज तो तू कोई जा नहीं पा रहा, 200 साल पहले रामलाल गया तो उसको गीदड़ खा गया, सबको पता है भाई। तो जिस चीज को हम बहुत आसानी से
देख नहीं सकते। एटम को तुम देख सकते हो क्या? नहीं। एटम के अंदर जा सकते हो क्या? नहीं। एटम के अंदर क्या है, कहां है, तुम बता सकते हो? नहीं। तो उसके बारे में कहानियां बनती। अब कहानियां सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो उसके अंदर कहानियां बनती, तो कहानी है ये। अब उस कहानी को समझाने के लिए जो जे थॉमसन चचा ने है वो रिलेट किया कि एक दिन वो खा रहे थे तरबूज। ये देखो, एक दिन वो खा रहे थे तरबूज। अब उस तरबूज को उन्होंने काट दिया। काटेगा तभी तो खाएगा यार। काट दिया, या काट दिया, तरबूज काट दिया, चलो तरबूज काट दिया, लो तरबूज काट दिया। अब तरबूज काटने के बाद जब वो तरबूज खाने बैठे तो बोले कि यार एटम भी तो ऐसे ही गोल गोल होता है, तो जैसा तरबूज है वैसा एटम है। अब उन्होंने क्या बोला कि जो लाल लाल आपको स्पेस दिख रहा है ये एटम के अंदर ऐसे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, हाँ, खाली नहीं होता है कोई जगह, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये ललका स्पेस उन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है, और उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बीच में कहीं कहीं फंसा हुआ है, वो इसके बीच में कहीं कहीं फंसा हुआ है। तो इसी का नाम उन्होंने दे दिया उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल। इसी का नाम दे दिया, बोला कि ऐसे ही, ऐसे देखो, ऐसे ही सारा का सारा क्या रहता है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बीच बीच में बीच की तरफ फंसा हुआ होता है। इसी का नाम दे दिया उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल। मीठा तरबूज है भाई, एकदम मजा आ गया खा के। कहां मिला सब्जी, चुरा के लाए हैं? बोलो, किसी को इसमें डाउट है? तो ये जो ललका ललका आपको दिख रहा है गूदा, ये प्रोटॉन है, और इसके अंदर जो बिया दिख रहा है आपको, बीज, वो इलेक्ट्रॉन है। और 2-4 इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर चला गया प्रोटॉन के साथ, और गड़बड़ हो गया। अब कैसे निकलेगा, पचेगा तो नहीं। प्रोटॉन को तो मैं पचा लूंगा, इलेक्ट्रॉन को कैसे पचाऊंगा? तो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? पता नहीं कहाँ रहेगा, उसका क्या होगा। मैं तो प्रोटॉन खाना चाहता था, लेकिन उसके साथ 2-4 इलेक्ट्रॉन भी अंदर चला गया। चलो, समझ में आया क्या? चलो लिखो इसको। तो स्पेलिंग अगर एक आध दो गड़बड़ होगा तो ठीक कर लेना। चलो, अब बताओ क्या ठीक है ये? ठीक है। लेकिन जे थॉमसन चचा का एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड, जिसने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको चलिए समझते हैं। चलिए सर उसको बताइए सर जी। हाँ, ये समझाते हैं। तो ये सबसे पहले देख लीजिए, शॉर्ट कमिंग ऑफ थॉमसन मॉडल। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। जो जे थॉमसन का मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम का, जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो जब वहां से फोटोन निकलता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या हुआ था, तो ये देखिए, रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड उन्हीं का एक स्टूडेंट था। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, उन्होंने क्या किया, एक लेड सोर्स लिया, इस लेड सोर्स से बहुत हाई अमाउंट में हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम निकाला। अभी इलेक्ट्रॉन बीम गया, यहां पे गोल्ड फॉयल था, उस गोल्ड फॉयल पे बहुत सारे गोल्ड के एटम होंगे, उस एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करके सीधा निकल के यहां पे एक ब्राइट स्पॉट बनाया। तो जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको लगा कि यार एटम तो पूरा जगह खाल भरा रहता है, तो जो ये जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से इंटरैक्ट करके इधर उधर फैल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 99.99%, 99.86% शायद, आई थिंक सो, 99.86% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस विदाउट डेविएशन, पास्ट विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के पास कर गया। विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए। कितने इलेक्ट्रॉन पास कर गए? लगभग 99.86% इलेक्ट्रॉन। 99.86% इलेक्ट्रॉन, 100% ही हो गया लगभग लगभग, इलेक्ट्रॉन पासेस विदाउट डेविएशन। 0.14% इलेक्ट्रॉन्स गेट डिफ्लेक्टेड,
get deflected and 0.01% electrons get deflected more than 10 डिग्री। मतलब 10 डिग्री से तो ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ही नहीं किया, ऐसा आप कह सकते हो। अब हुआ ऐसा क्यों, वो सुनो। हुआ ऐसा क्यों सुनो। होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये हमने लिया गोल्ड फॉयल। अब गोल्ड फॉयल में बहुत सारे एटम होंगे। हाँ सर, बहुत सारे एटम थे, बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, पूरा फील आ जाएगा, देखना। बहुत सारे एटम होंगे। हाँ, अब ये जो सारे एटम होंगे, ये सारे के सारे एटम के अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन चाचा। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, क्या देखो, क्या एटम ऐसे पूरा भरा होता। और एटम तो भाई एक दो एटम थोड़ी नहीं है, लाखों करोड़ों एटम है। हाँ सर, लाखों करोड़ों एटम है। अब मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकरा के रिबाउंड हो जाता, इस एटम से टकरा के रिबाउंड हो जाता, इस एटम के टकरा के रिबाउंड हो जाता। तो अगर ऐसे बहुत सारे एटम रिबाउंड हो जाते तो हम कहते कि हाँ, जे थॉमसन थॉमसन चाचा सही थे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, मजा आ जाएगा देख के, कि ये जो एटम थे, इन सभी के सभी एटम के जो इलेक्ट्रॉन पास किए वो बिना डेविएशन के गए। मतलब इसके अंदर तो कुछ मास था ही नहीं, सारा मास इस पिन पॉइंटेड स्पेस पे था। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज वैकेंट, खाली था। अंदर तो मामला ही साफ था। तो एक्चुअल पिक्चर जो रदरफोर्ड को समझ आया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने बोला साला ये है, झोल है। ये रदरफोर्ड का फाइंडिंग है, फाइंडिंग ऑफ रदरफोर्ड, फाइंडिंग ऑफ फाइंडिंग ऑफ रदरफोर्ड रदरफोर्ड फाइंडिंग ऑफ रदरफोर्ड ऑफ एटॉमिक पिक्चर। एक्चुअल में एटॉमिक पिक्चर ऐसा होना चाहिए। जे थॉमसन चाचा का एटॉमिक पिक्चर, जे थॉमसन चाचा के दिमाग में जो एटम का पिक्चर बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था। अब कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, तुम्हें एक्चुअल में समझ आया कि जे थॉमसन चाचा ने क्या सोचा। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में एक्चुअल में जे थॉमसन का थ्योरी गलत हो गया, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे समझ आया कि एटम का एक्चुअल स्पेस कैसा होता है। यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे क्या हुआ भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन गया, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, सीधा निकल गया, देखो खाली जगह है, देखो खाली जगह है। अब ये पिन पॉइंटेड स्पेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, सोचो। ऐसे निकल गया सीधा, देखो इलेक्ट्रॉन बिना डेविएशन के चला गया। तो रदरफोर्ड की ये फाइंडिंग थी और चाचा का ये एजम्पशन था। चाचा का ये एजम्पशन था। बताओ, तुमको नहीं समझ में आया? आ गया? कमेंट बॉक्स में आग लगा दी। सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल गया ना। अरे यार, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इसमें अल्फा पार्टिकल का बीम लगा है, लेट से अल्फा पार्टिकल निकले। सॉरी यार, अरे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होता है, गलती से इलेक्ट्रॉन बोल दिया मैंने, अल्फा पार्टिकल। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, अल्फा पार्टिकल। अरे नाम ही है इसका, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। यार मेरे दिमाग में अल्फा पार्टिकल ही चल रहा था, गलती से मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो यहां पे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले, सॉरी अल्फा पार्टिकल निकले, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीम ऑफ अल्फा। हो जाता है कभी, स्लिप ऑफ टंग हो गया भाई मेरे, माफ कर दे। ये लगता है तरबूज का असर है, कोई नकली तरबूज तो नहीं दे दिया ये? बताओ तो, मुझे तो लग रहा है ये तरबूज का असर है। सॉरी यार। नहीं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं ना, इसी से जज करेंगे, सर गलत पढ़ाते हैं। अबे मेरे मुंह से निकल गया भाई, मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, तो आज आपका दिमाग ठीक नहीं है। नहीं, दिमाग तो ठीक है।
वो इलेक्ट्रॉन खा लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन में हंसी मजाक कितना हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल गया। बहुत कम, मतलब बहुत 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 ज्यादा कम डेविएट होता है, कहने का मतलब ये है। मतलब इसका मतलब ये निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज वैकेंट। मोस्ट ऑफ स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस inside atom is vacant and all mass मतलब 99.99% मास, वो तो प्रोटॉन की वजह से आता है क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना बड़ा होता है। तो 99.99% मास ऑफ एटम इज इनसाइड न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 का पावर -15 मीटर और साइज ऑफ एटम 10 का पावर -10 मीटर। चलो अभी तक एटम में हमने क्या पढ़ा, जरा सा उसको रिवाइज करते हैं। अभी तक एटम में क्या पढ़ा, सुनना ध्यान से, कोई बात नहीं, अभी तक सुनना। अभी तक एटम में हमने क्या पढ़ा? अभी तक एटम में हमने ये पढ़ा कि एटम पूरा का पूरा, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम पूरा का पूरा भरा होता है। सुनना ध्यान से सभी लोग, सुनना ध्यान से सभी लोग। अभी तक हमने एटम में क्या पढ़ा, मैं आपको समझाता हूं। अभी तक एटम में हमने ये पढ़ा कि एटम अंदर से पूरा का पूरा भरा होता है, जे थॉमसन चाचा के अकॉर्डिंग, और सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव मास है प्रोटॉन का, वो पूरे वॉल्यूम में एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज हो बीच बीच में इंबेडेड होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज सेम होते हैं, तो नेट अमाउंट ऑफ एटम का चार्ज 0 हो जाता है, एटम न्यूट्रल होता है, और जो साइज ऑफ एटम होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है। इसी को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, जैसे तुमको नीट में पूछेगा या बोर्ड में पूछेगा कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, तो लिखोगे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला कि एटम के अंदर सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, टोटल चार्ज 0 होता है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल होता है एटम। जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो प्रोटॉन का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में फंसा होता है। जो साइज होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है, यही बताया। लेकिन जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो फेल कर गया इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था, उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जो फाइंडिंग थी, क्या फाइंडिंग थी, अगर एटम पूरा भरा होता तो जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था इससे टकरा के वापस आ जाता, लेकिन एटम के अंदर खाली खाली जगह होता है, बहुत कम स्पेस में, पिन पॉइंटेड स्पेस में पूरा एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है, तभी 99.86% अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पास कर गए। 0.14% अल्फा पार्टिकल का ही डेविएशन होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फोटोन निकलता है ना, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जे थॉमसन चाचा। आप बता दो, चीजें समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, यस सर, यहां तक क्लियर है। यही तुमको 2-3 चीजें बताई मैंने, ये बताया, फिर ये बताया, फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बताया कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के चले गए, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज वैकेंट, खाली है। 99.99% मास ऑफ द एटम इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, जिसका साइज ऑफ न्यूक्लियस है 10 का पावर -15 मीटर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से इसका आइडिया लगाया, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस चीज का आइडिया लगाया। बोलो अब बातें समझ में आई? एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस चीज का आइडिया लगाया, ये यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन। मतलब अल्फा पार्टिकल काउंट थोड़ी ना कर रहा था, अल्फा पार्टिकल को स्क्रीन पे कैसे ऑब्जर्व किया, उसके फ्लैश से जाकर अल्फा पार्टिकल टकराता था तो वहां पे ब्राइट स्पॉट बनाता। Few particles collide with an atom of foil which have scattered deflected through the considerable large angle। मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते 10 या 5 या 2 डिग्री, लेकिन बहुत कम, मतलब 1-2 मिलियंस में थोड़ा बहुत डेविएट करता है। द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एटम होल मास ऑफ द एटम इज कंसर्टेड इन स्मॉल सेंट्रल कॉल्ड अ न्यूक्लियस। देखो यही चीज लिखाया था तुम्हें, यही 4 पॉइंट मैंने तुमको जो लिखाया है यहाँ पे, यही 4 पॉइंट जो लिखाया है कि 99.86%, ये डाटा तो एकदम करेक्ट है कि इतना परसेंट इलेक्ट्रॉन पासेस विदाउट डेविएशन, इतना परसेंट गेट स्कैटर्ड, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट एंड 99% मास ऑफ द एटम इनसाइड द न्यूक्लियस।
पिन पॉइंटेड स्पेस में होता है, पिन पॉइंटेड स्पेस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट एंड वो मूवेबल भी होता है। जैसे अल्फा पार्टिकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से इधर उधर भाग भी जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? सर इसको लिखना है कि हाँ इसको लिख लेना, उसको भी लिख लेना और इसको भी लिख लेना। अब बात इसमें ये आती है, बात इसमें ये आती है कि सर एक बात बताइए, सर क्या, जैसे आप एकदम 180 डिग्री पर जो जा रहा होगा, मतलब सॉरी एकदम 0 डिग्री पर जाके जो टकरा रहा होगा, मान लो ये तुमने लिया एटम, ये तो तुम लिया एटम, इस एटम के अंदर पिन पॉइंटेड स्पेस पर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का साइज और इस एटम के साइज में कितने का डिफरेंस है? तो देखो एटम का साइज होता है 10 का पावर -10 मीटर और इसके अंदर जो पिन पॉइंटेड स्पेस है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, जिसका साइज होता है 10 का पावर -15 मीटर। ठीक है, 10 का पावर -15 मीटर। यहां तक बात समझ में आया? हाँ सर ये बात तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब सुनना, इसको मैं और फील कराऊं जोरदार तरीके से। सर कैसे? तो यहां पे अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि साइज ऑफ एटम मतलब रेडियस ऑफ एटम बटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या होगा, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। तो क्या तुम लिख सकते हो रेडियस ऑफ एटम होगा 10 का पावर -10 मीटर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा 10 का पावर -15 मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे 10 का पावर -10, 10 का पावर -15, ये ऊपर जाएगा, क्या 10 का पावर 5 मीटर आ जाएगा? यस सर सही है, 10 का पावर 5 मीटर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। क्लियर है? क्या इसको मैं और अच्छे से फील कराऊं? हाँ सर कराओ, कैसे कराओगे? कैसे कराओगे? कराओ सर। आओ एक हाइपोथेटिकल सवाल लिखते हैं। सर क्या, इफ एमआर सर या कुछ भी लिख दे, एमआर मेड अ होममेड न्यूक्लियस of size 1 meter, then size of atom या radius of atom, then radius of atom required for this nucleus will be। अब मुझे इसका जवाब बताओ। तो किसका जवाब? ये मैं हाइपोथेटिकल घर पे बैठ के एक न्यूक्लियस बना लिया 1 मीटर का, मैं घर पे बैठ के 1 मीटर का एक न्यूक्लियस बना लिया। सर घर पे बैठ के 1 मीटर का न्यूक्लियस बना लिया आप? हाँ मैं घर पे बैठ के 1 मीटर की न्यूक्लियस बना ली। क्या बात करो, यस घर पे बैठ के 1 मीटर साइज का हमने न्यूक्लियस बना लिया। तो देखो क्या लिखा है, इफ एमआर मेड अ होम मेड न्यूक्लियस ऑफ साइज 1 मीटर देन रेडियस ऑफ एटम रिक्वायर्ड फॉर दिस न्यूक्लियस विल बी, रेडियस ऑफ एटम रिक्वायर्ड फॉर दिस न्यूक्लियस विल बी। अब बताओ क्या होगा? सर देखो जैसे आपने रेडियस ऑफ एटम जो स्टैंडर्ड होता है वो 10 का पावर -10 मीटर होता है, उस चीज के लिए जो न्यूक्लियस बनता है 10 का पावर -15 मीटर। ये रिक्वायर्ड रेशियो नेचुरल है, ये नेचुरल है। अब अगर आप अपना बनाओगे तो फिर उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो 1 मीटर का है, तो आप अपने एटम के रेडियस को मान लो R0 एज्यूम करते हो, तो भाई कंडीशन सेम रहने के लिए रेशियो मैच करना चाहिए। तो आपने लिखा रेडियस ऑफ एटम बटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर ये जो नेचुरल होता है बराबर रेडियस ऑफ एटम बटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एमआर का। बताओ रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? 10 का पावर -10 बटा 10 का पावर -15 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम हमें चाहिए बटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 मीटर। जब इसको सॉल्व करो 10 का पावर -15 10 का पावर -10 तो 10 का पावर 5 आ गया इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम जो एमआर बनाएगा उसका साइज होगा 10 का पावर 5 मीटर, मतलब 10 के पावर 5 मीटर को लिख सकता हूं 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 3 मीटर। 10 का पावर 3 मीटर हो गया तुम्हारा किलोमीटर और 10 का पावर 2 100, मतलब 100 किलोमीटर। समझो 1 मीटर का न्यूक्लियस कितना होता है? सर इतना। अगर मैं घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करूं और 1 मीटर का न्यूक्लियस बना दूं, 1 मीटर का न्यूक्लियस बना दूं, तो उसके लिए मुझे एटम कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? 100 किलोमीटर बड़ा। 100 किलोमीटर बड़ा मतलब यह हुआ कि मैं मान लो कि दिल्ली में घर पे बैठ के ये मैंने एक एटम न्यूक्लियस बनाया 1 मीटर का। 1 मीटर कितना होता है? इतना।
अब उसके लिए जब मैं न्यूक्लियस बनाया तो दिल्ली में मैं बैठ के 1 मीटर का मतलब इतना बड़ा न्यूक्लियस बनाया। अब इतने बड़े न्यूक्लियस के लिए मुझे कितना बड़ा एटम चाहिए? 100 किलोमीटर बड़ा, 100 किलोमीटर रेडियस बोल रहा हूं। मतलब यहां से चले जाओ उधर मथुरा, मथुरा से इधर हापुड़, हापुड़ से इधर मुरादाबाद, और फिर इधर तुम्हारा गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पूरी दिल्ली, सब साफ। कहां गया? दिल्ली। पर वो बाढ़ आया था? नहीं, एटम के अंदर और उसमें चला गया, अतिक्रमण में, एटम में खा गया पूरा। मतलब 200 मीटर का डायमीटर। अब कितने लोगों को असली में उसका फर्क समझ में आया? अभी तक तुमको नहीं समझ में आ रहा था, अब तुमको फर्क समझ में आया। अगर मान लो मैं पटना में बैठ के एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाऊं तो उसके लिए मुझे कितना बड़ा स्पेस का एटम बनाना पड़ेगा? तो उधर से पटना से चले जाओ, उधर मुजफ्फरपुर, उधर मोकामा, उधर गया, और इधर आरा, छपरा, बलिया, सब खत्म। अब कितने लोगों को फील आया? कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दो। सर एक्चुअल में हम नंबर से समझ नहीं पा रहे थे, जो 10 का पावर 5 है उसकी पावर क्या है। अभी मैं बताता हूं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का पावर, अभी बताता हूं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का पावर। अब तुमको समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की वैल्यू क्या है, उसकी फाइंडिंग एक्चुअल में कितनी है। समझने की कोशिश करो कि ये एटम है, तो इस एटम के अंदर कितने स्पेस में तुम्हारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? ये स्पेस में, बस इस स्पेस में। इसके कंपेयर में ये बड़ा 10 का पावर 5 गुना, मतलब 1 लाख गुना स्पेस खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सर ये तो बड़ा नाइंसाफी हो गया सर जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। हाँ, एक्चुअल में एटॉमिक पिक्चर ये है। सोचो सर, इलेक्ट्रॉन का तो मौज ही मौज है। हाँ, इलेक्ट्रॉन सोचो कहां घूम रहा है। साला इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बौआ रहा है, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बौआ रहा है, घूम रहा है पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन, पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। और पिन पॉइंटेड स्पेस में तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बताओ फील आया? तो समझ तो आया? तो ये तो एकदम एक्सपेरिमेंटल फील आ गया पूरा। ये डिफरेंस होता है बेटा एटम और न्यूक्लियस के साइज में, ये डिफरेंस होता है एटम और न्यूक्लियस के साइज में। बताओ चमका कि नहीं चमका बात? चमका कि नहीं चमका बात? समझ में आया? ये डिफरेंस होता है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक एटम लिया जिसका चार्ज है प्लस जेडी। चार्ज प्लस जेडी का मतलब है जेड प्रोटॉन है और उसके अंदर सॉरी जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो प्लस जेडी चार्ज हो गया। तो जेडी चार्ज उसके न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहा है, ये न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। अब मान लो कि यहां से एक अल्फा पार्टिकल, मतलब 2He4 अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल डबली आयनाइज हीलियम एटम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। डबली आयनाइज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो डबली आयनाइज हीलियम एटम हो गया, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल को मान लो कि लार्ज डिस्टेंस से, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत दूर से मैंने फेंका न्यूक्लियस की तरफ, और अगर ये एकदम हेड ऑन कोलिजन करने जा रहा था, सीधा न्यूक्लियस के पॉइंट से जाके टकराने वाला था। मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, मतलब 100 बार या 1000 बार करोगे तब जाके ऐसा हो सकता है कि सीधा हेड ऑन कोलिजन करे। मतलब इसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो। इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो? पैरामीटर क्या हो? 0 हो। देन हेड ऑन कोलिजन, देन हेड ऑन कोलिजन मतलब सीधा सीधा न्यूक्लियस से जाके टकराएगा। अब जब न्यूक्लियस से जाके टकराएगा तो जब चल रहा होगा तो स्पीड घटती जाएगी इसकी। अच्छा, स्पीड घटेगी क्योंकि रिपल्सन होगा। देखो ये तुम्हारा चार्ज होगा +2e, इसका चार्ज कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, 2 प्रोटॉन बचा, 2 प्रोटॉन का +2e। अभी जा रहा है, कहीं रुकेगा। अब इसकी स्पीड कम होते होते जहां पे अल्फा पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाए, एकदम स्पीड क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R0। अब ये वाले सवाल आपने सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे किए हैं। कैसे करते थे? तो आप ऐसे करते थे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको याद है? COME आपको याद है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर याद तो है, कुछ करते तो थे। कैसे करते थे बताइए? आप लिखते थे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी,
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही तो करते थे, ये तो करते थे। हाँ सर यही करते थे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा, तो के जेड ई, देखिए इसका चार्ज जेड ई, इसका चार्ज 2e, के जेड ई इंटू 2e बटा इनफाइनाइट लास्ट डिस्टेंस पे थे तो आर को लिखेंगे आप इन्फिनिटी, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू स्पीड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनली जब यहां पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के जेड ही इंटू 2e बटा डिस्टेंस यहां से यहां तक का आर नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया क्योंकि स्पीड जीरो, रुक गया ना, रुक गया रिपल्सन की वजह से, धीरे धीरे चलते चलते रुक गया। 1/इन्फिनिटी ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो यहां पे बचेगा हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड, सॉरी 2 लिख लो पहले ही, कोड हैंग क्यों कर रहा है, देखो ये तुम्हारा 2 पहले ले आओ, तो 2k जेड ई स्क्वायर बटा आर, ठीक है बेटा। तो यहां से आर नॉट उस तरफ ले जाओगे अगर, तो आर नॉट बराबर आ जाएगा, इस 2 को और इधर ले जाओ तो 4k जेड ई स्क्वायर बटा एम वी स्क्वायर को नीचे ले जाओ, आर नॉट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये तुम्हारा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर जाके जहां पे वो रुक सकता है उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पर ये बहुत सवाल नीट में पूछे, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के। क्लियर, अब ये लिख लेना, थोड़ा सा पहले 2-3 सवाल करा देता हूं उसके बाद इसको लिख लेना, ठीक है, उसके बाद इसको लिख लेना। देखो पहला सवाल, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v bombarded on the heavy nucleus of charge Zd, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass as, तो अभी तुमने लिखा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आया था 4Zd स्क्वायर बटा क्या आता था देखना 4k Zd स्क्वायर बटा mv स्क्वायर, ये आया था। अब बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है कि नहीं, हाँ सर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, मास आ रहा है। बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा, पहला, पहला एकदम इजी है, एकदम इजी पीजी है, बताइए बताइए, एकदम इजी है, आसान है। दूसरा देखिए, अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर बम्बार्डेड ऑन अ हेवी न्यूक्लियस ऑफ टारगेट जेडी, then distance of closest approach for the alpha nucleus will is proportional to, तो proportional to 1/jd तो नहीं होता, jd ऊपर होता है, bs स्क्वायर भी नहीं होता, 1/m होता है, 1/m का पावर 4, b का पावर 4 भी नहीं होता, यही आंसर आ जाएगा। दोनों सवाल एकदम सेम ही नेचर के पूछे हैं, दोनों सवाल एकदम सेम ही नेचर के पूछे। आर नॉट बराबर होगा 2Zd स्क्वायर या 4Zd स्क्वायर बटा mv स्क्वायर, यही तो कुछ आ रहा था। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। नेक्स्ट देखिए, rather for a scattering experiment what will be the correct angle for alpha scattering for impact parameter 0, जब impact parameter 0 होगा तो डायरेक्टली आपका होगा हेड ऑन कोलिजन, क्या होगा बोलो सर, हेड ऑन कोलिजन होगा। और उस हेड ऑन कोलिजन में ध्यान से सुनिएगा बेटा, उस हेड ऑन कोलिजन में एकदम अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ सीधा सीधा जाके टकराया है, उस हेड ऑन कोलिजन में जो स्कैटरिंग होता है क्या वो 180 डिग्री से होगा, भाई रुक गया तो रुक के पीछे ही तो भागेगा, रुक के पीछे ही तो भागेगा, 0 डिग्री नहीं बेटा। इंपैक्ट पैरामीटर 0 मतलब हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन मतलब एकदम रिवर्ट हो जाएगा। सी जवाब दे रहे हैं आप। इंपैक्ट पैरामीटर 0 में स्कैटरिंग कितने एंगल से होगा, 180 डिग्री से होगा गुरु। ए भाई एक बात बता, जब यहां पे रुका तो रुकने के बाद यू टर्न लेगा ना भाई, रुकने के बाद यू टर्न लेगा ना, देन डेविएशन, वही स्कैटरिंग बोला, डेविएशन एट 180 डिग्री, तो डेविएशन कितने डिग्री पर होगा, 180 डिग्री पे होगा अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हुआ तो। इंपैक्ट पैरामीटर 0 हुआ तब की बात कर रहे हैं, इंपैक्ट पैरामीटर 0 हुआ तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर 0 हुआ तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
इसमें से लिखना कौन कौन सा मैं बता दूंगा, सारा नहीं लिखना। ये देखो, ये 2009 का सवाल है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1, मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज Z1 दे दिया, एंड मास M1 approaches a target of nucleus of charge Z2 and mass M2, then distance of closest approach R0, the energy of the projectile is। अच्छा, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछा है तो बड़ा आसान सवाल पूछ दिया। जो उस एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है हाफ मास प्रोजेक्टाइल का, मतलब अल्फा पार्टिकल का M1, स्पीड उसका V1 का स्क्वायर, ये स्पीड पूछा है, ये उसके R0 के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, K Z2 इंटू Z1 दोनों का चार्ज इंटू E स्क्वायर न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z1, चार्ज ही दिया है Z1 Z2 बट R0, यही तो आएगा। प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, हाँ ये सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z1 गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 गलत है। ये पूरा एनर्जी ये पूछा है, तो एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 गलत है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल को जबरदस्ती घुमा के पूछा है, सिंपल सवाल को जबरदस्ती घुमा के पूछा है, कोई भी इसमें खास बात नहीं है। सिंपल सवाल को जबरदस्ती घुमा के पूछा है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना है। क्लियर? ठीक है। अब एक बात बताइए यहां पर सभी लोग प्लीज, इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? इस मॉडल का ड्रॉबैक, इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या है वो तो हमें नहीं पता। इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये अभी भी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है ना। ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल cannot explain stability of एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सब कहा है एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कैसे नहीं हुई? एटम की स्टेबिलिटी इसलिए एक्सप्लेन नहीं हुई कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन है, एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर? एनर्जी इमिट करेगा, तो एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करते करते जाके न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए। ओ हाँ, इलेक्ट्रॉन तो कोलैप्स हो जाना चाहिए। हाँ फिर, अच्छा ये बात है क्या? हाँ। दूसरा also cannot explain हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन इनसे नहीं हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाता है तो वहां से जो फोटॉन्स निकलते हैं, एनर्जी निकलते हैं, वो भी इनसे एक्सप्लेन नहीं हुआ। अरे सर ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ इनसे ना, ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ इनसे। अरे शर्म की बात है। हाँ, तो अब कौन आएगा? अब आएगा तुम्हारा नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। अब ये नील्स बोर एटॉमिक मॉडल शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग थोड़ा सा 11th क्लास में जहां पे पढ़ा था उसको रिवाइज करके आना, ताकि मैं आगे पढ़ाऊं तो आपको मजा आए। मैक्सवेल नहीं बेटा, नील्स बोर एटॉमिक। हाँ, वो फिर तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल का आ जाएगा ड्रॉबैक कि वो जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो नील्स बोर का ड्रॉबैक है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते, मुझे कहीं निकलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आप रिवाइज करके एक बार आइएगा प्लीज सभी लोग, ताकि आगे पढ़ने में मजा आए, क्वेश्चन करने में मजा आए। तुम थोड़ा रिवाइज करके आओगे ना, तुम्हारे दिमाग में भी चीजें पैरेलली चलेगी। तो मैं फिर से फटाफट तुम्हें वेलोसिटी बताऊंगा, टाइम पीरियड बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा, करंट बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, वेलोसिटी बताऊंगा, एनर्जी बताऊंगा, ट्रांजिशन बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताऊंगा, इमिशन स्पेक्ट्रम बताऊंगा, तब मजा आए, ठीक है। सभी लोग प्लीज एक बार रिवाइज शेड्यूल निकाल लीजिएगा 2-2.5 घंटे का, और अगली क्लास से पहले 2-2.5 घंटे में उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, तो मजा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। निकल लीजिए तुरंत से पहले।